हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किए थे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस तरीके के होते हैं, इलेक्टोरल रोल क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, वगैरह वगैरह टॉपिक्स 8 टॉपिक्स कवर किए थे। तो चलिए फटाफट कवर करते हैं रिवीजन के साथ नेक्स्ट टॉपिक्स को। फर्स्ट है इसमें इलेक्शन कैंपेन के बारे में। अब आप अपने आसपास देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, राइट? रोड ब्लॉक हो जाते हैं। ये मत कहना, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो है अपनी अपनी रैलियां निकालती है, उसमें वो अपने जो भी उनके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव रहते हैं कि वो क्या क्या सुधार लाएंगे कंट्री में, उसके बारे में बताते हैं, अपने चुनाव चिन्ह या फिर अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं एक तरीके की, राइट? तो उसी के बारे में हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन क्या है। इसमें पीपल जो है, जो सिटीजन है, नागरिक हैं देश के, उन्हें पता चलता है, दे गेट टू नो द कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस पार्टी की तरफ से, उनके आइडियाज के बारे में, उनके कमिटमेंट्स के बारे में, राइट? इंडिया में तो बेसिकली सच बोला जाए तो फॉल्स ही कमिटमेंट्स किए जाते हैं, बट राइट, हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट वाया मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स। जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एडवर्टीजमेंट की जाती है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसकी पार्टी की, बाय मीडिया, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर। टाइम कितना रहता है इलेक्शन कैंपेन का? दैट इज ग्रेटर देन 2 वीक्स। ये क्यों किया कराए जाते हैं? टू अट्रैक्ट पब्लिक, हाईलाइट सोशल इश्यूज। इसमें जो है पब्लिक को अट्रैक्ट करती है पर्टिकुलर पार्टी या फिर कैंडिडेट। कैसे अट्रैक्ट करेगी? सोशल इश्यूज जो है उनको हाईलाइट करेगी वो, राइट? सोशल इश्यूज क्या रहते हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब है, या फिर सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर वुमेन्स हैं, उन्हें जो है सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीके के सोशल इश्यूज रहते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सोशल इशू है, राइट? हंगर, पॉवर्टी एक सोशल इशू है। इनको हाईलाइट किया जाता है, उन्हें किस तरीके से रिमूव किया जाएगा उस कैंडिडेट या पार्टी के द्वारा, उन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट इज एज पर इलेक्शन लॉ नो कैंडिडेट और पार्टी कैन। अब कैंडिडेट या फिर पार्टी क्या नहीं कर सकते एज पर द इलेक्शन लॉ? फर्स्ट है गिव ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। किसी भी तरीके की रिश्वत नहीं दे सकते, या फिर जो वोटर्स हैं उन्हें डरा धमका नहीं सकते कैंडिडेट या फिर पार्टी। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट वोटर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा है तो वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन के जो वोटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो आपको मुझे वोट देना चाहिए, या फिर कोई मुस्लिम है तो वो अपने रिलीजन या फिर कास्ट के लोगों को अट्रैक्ट कर ले। थर्ड इज यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। कैंडिडेट या फिर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं उन्हें यूज नहीं करेंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो किसी भी तरीके के वर्शिप के प्लेस जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन्हें यूज नहीं कर सकते अपने कैंपेन के लिए। ये खिलाफ है इलेक्शन लॉ के। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, ये बताता है पूलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में। अब जिस दिन इलेक्शन होगा, इलेक्शन के दिन क्या होता है, जो भी वोटर्स हैं जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो एक स्टेशन पे जाएंगे, उन्हें बताया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जाके जो है वोट देना है, राइट? वहां पे जाएंगे, वहां पे अपना वोट देंगे, और इस पर्टिकुलर डे को कहा जाता है इलेक्शन डे। नेक्स्ट इज पूलिंग बूथ। पूलिंग बूथ क्या रहता है? जहाँ पे आप जाते हैं, अपना वोट देते हैं, वहां पे एक मशीन रहती है जिसमें अलग अलग सिंबल दिए होते हैं। जैसे कि बीजेपी का सिंबल है फूल, राइट? कमल का फूल। जो कांग्रेस है उसका सिंबल है हाथ, हैंड। इस तरीके के सिंबल्स रहते हैं, उसके सामने पार्टी का नाम और कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, वहां पे जाके कास्ट करते हैं वोट। इसके लिए जो कैंडिडेट है उन्हें अपनी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, और जो वोटर कार्ड होता है उनका वो रहता है उसके अंदर। इसके अलावा उनका लिस्ट में नेम होना चाहिए, जो इलेक्टोरल रोल रहता है, वोटर लिस्ट रहती है, उसमें भी नेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉलेट पेपर यूज प्रीवियसली। अब जो पहले के जमाने में प्रीवियसली क्या होता था कि जो लोग थे वो नाम लिख के जो है कास्ट करते थे, और वोटिंग बैलेट एक पेटी रहती थी, उसमें जो है उस पर्टिकुलर पेज को डाल देते थे जहां पे उन्होंने कैंडिडेट, अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम दिया होता था। बट इसे अभी रिमूव कर दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज रहते थे। मतलब कि हेरा फेरी करने का चांसेस ज्यादा रहता था। इसे रिमूव करके क्या डाल दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दैट इज ईवीएम। ईवीएम इज मोर रिलायबल देन बैलेट पेपर। अब करंटली जो है किसे यूज किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी से क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि करंटली जो है कौन सी चीज जो है वो यूज की जा रही है, या फिर वोट को कास्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड रहते हैं। तो दो तरीके के मेथड रहते थे, बैलेट पेपर एंड ईवीएम। करंटली जो है ईवीएम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या चीज बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तो फर्स्ट है इसका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिया का एक पर्टिकुलर बॉडी है दैट इज ईसीआई, विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो हर वीडियो की तरह मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने ईसीआई की फुल वीडियो बना रखी है कि करंटली कौन उसके सीईसी हैं या फिर ईसी हैं, या फिर इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ईसीआई के लिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट पॉइंट्स बता रही हूँ। जो ईसीआई है उसके अंदर रहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज सीईसी। इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये ईसीआई क्या करता है, इलेक्शन कमीशन, इसका काम रहता है इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश वायलेटर्स। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, जैसे कि इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे इंडिया में, उनकी कंडीशंस क्या रहती हैं, और जो भी इस कोड को जो है इसको भंग करता है उसे पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट इज इशू गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट रहती है सत्ता में उसको भी गाइडलाइंस बताता है कि इलेक्शंस के दौरान उन्हें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है। बी है इसका पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब इससे जो है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन है लोगों की वो रिसेंट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। पुअर पीपल जो है वो ज्यादा वोट करते हैं कंपेयर टू रिच पीपल। ठीक है, ये एक पॉइंट है। सी है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं इंडिया में तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, पीछे भी हमने कवर किया इस टॉपिक को, जैसे कि ड्राइव दे देते हैं पार्टीज, या फिर लोगों को थ्रेटन करते हैं। किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो लोगों को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिए तो मैं तुम्हारे फैमिली या तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मनी डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को पैसे दे देना, जैसे कि 500,000 रुपए दे देना और वोट हमें दे दो। तो ये सब जो तरीके हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है एक थ्रेटन है, एक चैलेंज रहता है। इसके अलावा कुछ एक पार्टीज जो है वो अपना टिकट, जैसे कि एमपी एमएलए के लिए मैंने आपको बताया कि टिकट लेना पड़ता है कैंडिडेट को, तो अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं देना, कोई और कैंडिडेट है जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर वो भ्रष्टाचारी है उसको टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि अगर वो रिलेटिव है उस पर्टिकुलर पार्टी का, किसी कैंडिडेट का, या फिर फैमिली से बिलोंग करता है, इस बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहते हैं इंडिया के अंदर, राइट। पीपल कैंडिडेट यूज मनी टू बाय टिकट्स ऑफन लूज। अब जो कोई भी लोग हैं, लोग जो नॉर्मल नागरिक हैं वो तो किस तरीके से वोट देंगे, कोई भी कैंडिडेट जो उन्हें अच्छा लगता है कि वो काम कर सकता है कंट्री के बेनिफिट में या फिर उनके बेनिफिट में, वो तो उसे वोट देंगे। बट अगर किसी तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, या फिर ब्राइब दे दी, ठीक है, तो लोगों का पलड़ा जो है वो किसी गलत कैंडिडेट की तरफ भी चला जाता है, वो उसको वोट दे देंगे। चैलेंजेस के बारे में हम देखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, बट सारे के सारे टॉपिक्स जो है लिंक्ड है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये, बेसिकली बताऊँ आपको। तो चैलेंजेस रहते हैं फाइनेंशियल एडवांटेज। किसी के पास पैसा अगर ज्यादा है तो वो मनी डिस्ट्रीब्यूट करके वोट्स जो है अपनी तरफ कर लेगा। क्रिमिनल इन्फ्लुएंस, किसी का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो लोगों को धमका के अपनी तरफ वोट कर लेगा। नेपोटिज्म रहता है कि किसी की फैमिली या फिर रिलेटिव है कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो उसे ही आगे लीडर बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेपोटिज्म। लिमिटेड चॉइसेस, अगर वोटिंग के दौरान जो है पार्टीज या फिर कैंडिडेट बहुत ही लिमिटेड हैं तो उसके लिए भी एक चैलेंज रहता है लोगों के पास। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस फॉर स्मॉलर पार्टीज। जो भी छोटी पार्टीज हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, जो अपने कैंपेन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको डिसएडवांटेज रहता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते, लोग उन्हें नहीं जान पाते और वो किसी तरीके से लूज कर जाते हैं चाहे वो अच्छे ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिगिंग का। रिगिंग का मतलब रहता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शंस में या फिर पार्टी जो है कुछ मैल प्रैक्टिस करती है टू इंक्रीज वोट्स इन इलेक्शन। मैल प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें रहेंगी जो मैंने ऊपर बताई, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्राइब, थ्रेटनिंग पीपल, राइट, इसी तरीके की रहती है। तो इस तरीके से वो इलेक्शंस में वोट्स को जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं, वोट्स को इंक्रीज कर लेते हैं अपनी पार्टी की तरफ और जीत जाते हैं। इसे कहा जाता है रिगिंग, यानी कि गलत तरीके से वोटों को अपनी तरफ ले जाना, वोटों को इंक्रीज कर लेना अपने लिए। सक्सेसफुल स्लोगन है कुछ एक, उनके बारे में हम देखते रहते हैं। दैट इज फर्स्ट, गरीबी हटाओ। इसे यूज किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1971 में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। सेकंड इज सेव डेमोक्रेसी। इसे यूज किया गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 में, सिमिलर है लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। थर्ड इज लैंड टू देयर टिलम। लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में इसे यूज किया गया था 1997 में। तो ये थे हमारे पास मेन रिवीजन पॉइंट्स फॉर चैप्टर नंबर 3। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता, बट फिर भी अगर आपको
इसकी डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएँ, वहाँ से जाके आप इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़्यादा से जान सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के जो आर्टिकल है हमारे पास उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको देखनी है डिटेल वीडियो तो ज़रूर से वहाँ पे जाएँ। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।